नमस्कार दोस्तों, भाषा IQ एकेडमी में मैं शरद और मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है ज्वालामुखी प्रक्रिया। चलिए आज हम इसी पर पूरा डिटेल से चर्चा करते हैं। इस पर हम जानेंगे उसके प्रकारों के बारे में, हम पूरा डिटेल में समझेंगे। ओके, क्या उसके प्रकार होते हैं, विश्व में ज्वालामुखी प्रक्रिया से कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित होते हैं, उनके क्या आने के क्या कारण होते हैं, और साथ ही साथ उनके प्रभावों पर हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी प्रक्रिया, जैसा कि आप ये छोटा सा डायग्राम यहां पर देख रहे होंगे, ज्वालामुखी प्रक्रिया में क्या होता है कि ये है महासागरीय प्लेट। ओके, महासागरीय प्लेट। और ये कौन सी प्लेट है? ये है महाद्वीपीय प्लेट है। जो महासागरीय प्लेट होती है, ये जो होती ये हल्की होती हैं, सॉरी ये जो होती हैं ये भारी होती हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा। वहीं महाद्वीपीय क्या होती हैं? ये हल्की होती हैं। ओके, और महासागरीय जो प्लेट होती हैं, इनका जो घनत्व होता है वो क्या होता है? पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया था, इनका घनत्व जो होता है वो ज्यादा होता है। इसके वजह से इनकी जो मोटाई होती है वो क्या होती है? कम होती है। वहीं पर जो महाद्वीपीय प्लेटें होती हैं, उनका जो घनत्व हो रहा होता है, डेंसिटी जो उनकी होती है वो कम होती है, और उनकी जो मोटाई होती है वो क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। तो जो ये महासागरीय प्लेट है, इनका सबडक्शन क्षेपण ये नीचे की ओर होता है, और महाद्वीपीय प्लेट ये ऊपर की ओर चढ़ते हुए चले जाते हैं। तो नीचे काफी गहराई में हाई टेम्परेचर की वजह से इनमें गलन उत्पन्न हो जाता है, मैग्मा का निर्माण इनमें चट्टानों में होना शुरू हो जाता है। और फिर तनाव मूलक बल की वजह से जब इस पर लो प्रेशर जनरेट हो रहा होता है, ओके, फिर ये ही जो मैग्मा होता है ऊपर की ओर आता है और लावा के रूप में ये फैल जाता है। ओके, जो तनाव मूलक बल यहां पर देखेंगे, यहां पर तो आपको देखने को मिलेगा संपीड़न बल, क्योंकि ये महाद्वीप है, महासागर है। और तनाव मूलक आपको महासागरों में देखने को मिल जाएगा, महासागरीय प्लेट में, उसमें तनाव मूलक बल वर्क कर रहा होता है। फिर वहां पर भी कुछ ऐसे ही क्रियाएं होती हैं जिनकी वजह से द्वीपों का निर्माण हो रहा होता है। ओके, समझ गए? संपीड़न, तनाव मूलक बल। चलिए इस पर अब आगे हम डिटेल में चर्चा करते हैं। तो ये था उसके प्रक्रिया थी कि कैसे ज्वालामुखी आती है। ओके, चलिए आगे हम उस पर जानते हैं। ज्वालामुखी के क्या कारण होते हैं? क्यों भाई ज्वालामुखी, कोई तो कॉजेस होते हैं उसके। तो पृथ्वी की आंतरिक परतों में भाई जो हाई टेम्परेचर जो क्रिएट हो रहा होता है, जैसा कि मैं यहां पर अब महासागरीय प्लेटें आपको दिखा देता हूं। ये है महासागरीय प्लेट। और फिर ये धरती में कहीं गहराई पर यहां पर रेडियो एक्टिव तत्वों का विघटन होता रहता है। रेडियो एक्टिव तत्वों का जो है यहां पर विघटन होता रहता है, जिसके फलस्वरूप हाई टेम्परेचर यहां पर जनरेट होती है, और जिसकी वजह से यहां पर गलन के रूप में मैग्मा का निर्माण होता है। फिर यही मैग्मा संवहन धाराओं के रूप में ऊपर की ओर आरोही क्रम में ऊपर की ओर आरोही होती है। इनका आरोहण होता है, ऊपर की ओर ये चलना शुरू कर देते हैं। ओके, बढ़ना शुरू कर देते हैं। और फिर यहां पर लो प्रेशर, क्योंकि यहां पर कौन सा बल वर्क कर रहा है? तनाव मूलक बल वर्क कर रहा है, टेंशन फोर्स वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से यहां पर प्रेशर कम हो गया है। और इसको फिर तोड़ता हुआ यही मैग्मा बाहर लावा के रूप में निकलता है। ओके, नीचे से पेरिडोटाइट ये जो चट्टाने हैं ऊपर की ओर आती हैं गर्म गलित रूप में, फिर यहाँ बेसाल्ट चट्टानों के रूप में इनका जमाव हो जाता है। ओके,
अब समझ में आया आपको कि कैसे आता है ज्वालामुखी। ओके, ये महासागर में आपको देखने को मिलेगा, फिर इनका तुरंत जमाव होता रहता है, फैलाव भी होता रहता है। ये चट्टाने, अब देखिए ये दो चट्टाने दूर फैलती रहती हैं, मैग्मा बाहर से निकला लावा के रूप में जमेगा, फिर वो नई चट्टानों के रूप में आगे की ओर बढ़ता हुआ चला जाएगा। ओके, ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहता है और नई से नई चट्टाने जो हैं इसमें बनती रहती हैं। और जो लावा होता है वो जब ऊपर जमता जाता है तो एक आइसलैंड का निर्माण कर देता है, जिसमें आप जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया जैसे जो द्वीप हैं उनके बारे में तो आपने सुना ही होगा, है ना। चलिए अब जानते हैं ज्वालामुखीयता के क्या कारण हैं। ओके, ये तो कारण तो आपने अभी सुन ही लिया है, कारण तो हमने बता ही दिया है। अब हम इस पर बताने वाले हैं ज्वालामुखीयता के प्रकार के बारे में। आखिर किस किस टाइप के ज्वालामुखी होते हैं, आते हैं। चलिए, एक होता है विस्फोटकता के आधार पर। अब वो क्या होता है पहले इसी को समझ लीजिए, क्योंकि देखिए कुछ ज्वालामुखी जो होते हैं वो शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया को शो कर रहे होते हैं, और कुछ केंद्रीय विस्फोटक ज्वालामुखीयता। अब खुद गैस लगाइए, शांत दरार प्रकार के कैसे, यानी कि जो मैग्मा होती है वो पतली होती है, गाढ़ापन उसमें कम होगा। और ये मैंने अग्नेय चट्टानों वाले मैंने आपको बताया था, सिलिका की मात्रा जो है मैग्मा के गाढ़ेपन को उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, उसको डिक्लेयर कर रही होती है। कुछ याद आया? तो जब मैग्मा जो है पतला होता है तो फिर क्या कहा जाता है, वो ज्यादा तोड़ते हुए बाहर की ओर नहीं निकलता है। ओके, एक तो तनाव मूलक बल, वैसे ही वहां पर लो प्रेशर जनरेट हो गया है, फिर वो पतला जो है, जो पतले मैग्मा होती है उसमें उतना गाढ़ापन नहीं रहता है, तो आराम से तोड़ते हुए बाहर निकलेगी और जमती हुई चली जाएगी। ओके, कुछ इस प्रकार वो निकलेगी और लगातार वो जमते हुए चली जाएगी। जो कि पतला है तो इनके फैलने की दर ज्यादा दूर तक रहेगी, ज्यादा ऊंचाई तक ये नहीं बन पाएंगी। ओके, वहीं पर जो केंद्रीय विस्फोटक ज्वालामुखी होती है इनका गाढ़ापन बहुत ज्यादा होता है, तो जब ये तोड़ती हुई, जब ये नीचे से इनका संवहन धाराओं के रूप में इनका आरोहण हो रहा होता है तो बहुत तेजी से ये ब्लास्ट करते हुए ऊपर की ओर चढ़ती हैं। ओके, ये ज्यादातर आपको संपीड़न वाले क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, जहां पर प्लेटें आपस में आ रही होती हैं, तो वहां पर तोड़ते हुए बहुत तेजी से बाहर की ओर निकलेगा। कहीं कहीं पर तो आपको वहां पर भी टेंशन फोर्स वाले में भी मिल जाएंगे, लेकिन गाढ़ापन उनको बहुत ही विस्फोट के साथ बाहर की ओर निकाल रहा होता है। और ये चूंकि गाढ़े होते हैं ना ये लावा, तो क्या होता है, ये शंकु के रूप में ये जमना शुरू हो जाते, क्योंकि ये ज्यादा दूर तक नहीं फैल पाते हैं। ओके, तो ये एक शंकु के रूप में ये दिखने लग जाते हैं। ओके, अब समझ में आया। तो विस्फोटकता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, शांत दरार प्रकार जिसमें पतला मैग्मा निकल रहा होता है, केंद्रीय विस्फोटक जिसमें गाढ़ा मैग्मा होता है। तो लावा भी उसी के हिसाब से डिक्लेयर होता है। ओके, चलिए वितरण के आधार पर अब वर्गीकरण करते हैं। प्लेट सीमांत ज्वालामुखी एक होता है, एक अंता प्लेट ज्वालामुखीयता होता है। ओके, चलिए प्लेट सीमांत ज्वालामुखी में, जैसा कि आपने पिछली वीडियो अगर आपने सुना होगा उसमें मैंने अपसारी और अपसारी के बारे में बात कही थी। अपसारी यानी कि प्लेटें उसमें दूर जा रही होती हैं और अभिसारी में प्लेटें पास आ रही होती हैं, तो ये उनके वितरण के आधार पर डिक्लेयर हो रहा होता है। ओके, और अंता प्लेट ज्वालामुखीयता होती है, इसमें ज्वालामुखी रेखा और ज्वालामुखी गुच्छे बन रहे होते हैं। इसमें मैं अभी आपको बता रहा हूं, वेट करिए थोड़ा सा। चलिए उससे पहले हम सक्रियता के आधार, इसमें बस अभी आप इतना जान लीजिए कि सतह से जो चट्टान की सतह होगी, जो महाद्वीपीय प्लेटों की जो सतह होगी, उसके कहीं गहराई में जा करके, थोड़ा ऊपर कर देता हूं, हाँ, कहीं गहराई में यहां पर हॉट स्पॉट जनरेट हो रहा होता है, जहां से रेडियोएक्टिव तत्वों का विघटन हो रहा होता है, वहां से मैग्मा ऊपर की ओर आ रही होती है। तो जब ये यहां पर कई हॉट स्पॉट आपको देखने को मिलेंगे,
कई हॉट स्पॉट। तो वहां से जब मैग्मा ऊपर की ओर आ रही होती है तो आपको सरफेस पर ऐसे पास पास कई ज्वालामुखी पर्वत देखने को मिल जाएंगे। इन्हें कहा जाता है ज्वालामुखी गुच्छा कहा जाता है। लेकिन रेखा कौन सी होती है ज्वालामुखी की? एक ही हॉट स्पॉट होगा, वहां से मैग्मा ऊपर आएगा, लावा के रूप में एक चट्टान यहां बनाएगा, ए चट्टान मान लीजिए वो। फिर चूंकि हमारे इस प्लेटो का क्या हो रहा है, उनका जो है मूवमेंट हो रहा है, ओके, अंतर्जात बल वर्क कर रहा है ना, तो मान लीजिए वो इस डायरेक्शन में वो मूव कर जाती हैं, कई साल लग जाते हैं। तो अब क्या होगा, अब यहां पर मैं इसका नेक्स्ट डायग्राम बना देता हूं। ए जो है पहुंच गया यहां, तप्त स्थल तो यहीं पर ही बना है नीचे कहीं गहराई में। अब फिर से वहां से लावा निकला है मैग्मा ऊपर, फिर यहां पर बी पहाड़ बन जाएगा। फिर उसका तीसरा सीक्वेंस हम बनाते हैं, ए फिर खिसका, बी भी वहां से खिसक चुका है, अब यहां पर नया तप्त स्थल की वजह से नया। तो इस प्रकार आपको ज्वालामुखी रेखा में एक लाइन में देखेंगे, आपको ज्वालामुखी पर्वत देखने को मिल जाएंगे। ओके, अब समझ में आया कितना प्यारा सा है ये ज्वालामुखी। चलिए सक्रियता के आधार पर इसके बारे में जानते हैं। कुछ तो होते हैं खूब एक्टिव होते हैं, एकदम गुस्साए रहते हैं, चलते रहते हैं, भड़कते रहते हैं, और कुछ सुसुप्त होते हैं, डोरमेंट होते हैं, कि वो पहले तो शांत है, फिर कब मूड उनका मतलब कि हुआ कि वो भड़क जाते हैं, एकदम से भड़क जाएंगे। और कुछ शांत तरीके से होते हैं, भैया वो सो गए हैं अच्छे से, वो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, अब नहीं हम भटकेंगे भाई, जितना भटकना था हम भटक चुके हैं। ओके, तो ये तीन प्रकार की सक्रियता के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। चलिए सुर्खियों में मैं बता देता हूं, कुछ ज्वालामुखी चल रहे हैं, करंट अफेयर से भी जुड़ा रहना होगा आपको। एक तो है वैकारी ज्वालामुखी जो कि माउंट पेहू जो न्यूजीलैंड में आपको देखने को मिलेगा, सुकाराज्मा ज्वालामुखी जापान में देखने को मिलेगा, संगे ज्वालामुखी इक्वाडोर में देखने को मिलेगा, माउंट नीरा गोंगो ज्वालामुखी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में देखने को मिलेगा जो कि अफ्रीका में है, और फुकुतोकू ओकुनोबा सबमरीन ज्वालामुखी ये भी आपको जापान में देखने को मिलेगा। ओके, और कुछ पुराने एग्जाम्पल भी आपको याद रखने होंगे, जैसे कि सक्रिय ज्वालामुखी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। लिपारी द्वीप समूह इटली में चले जाइए, स्ट्रोम्बोली, अरे लगातार दहकता रहता है, प्रकाश स्तंभ रात में भी एकदम लाइट एकदम प्रकाशित करे रहता है। ओके, क्या उसकी आभा रहती है, तो ये है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है स्ट्रोम्बोली को। ओके, एक होता है माउंट एटना जो कि इटली में है, अंडमान निकोबार बैरन द्वीप इंडिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, सक्रिय ज्वालामुखी है, जरूर याद रखिएगा इस चीज को। माउना लोआ हवाई द्वीप समूह पर भड़कती हुई, ये अभी भी सुर्खियों में चल रही है ना, इसके बारे में अभी अनाउंस किया गया है कि ये भड़कने वाली है बहुत तेज गति से, इसलिए सावधान हो जाइए हवाई द्वीप समूह के लोगों। इक्वाडोर में कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इंपॉर्टेंट है, माउंट एराबुस अंटार्कटिका में है, मियानो फिलीपींस में है। ओके, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी हैं। चलिए प्रसुप्त ज्वालामुखी के बारे में हम जान जाते हैं, ये कौन से होते हैं। सुसुप्त जिसे बोला जाता है डोरमेंट वोल्केनो, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्यूजियामा जापान का है, और अपने इंडिया का नारकोंडम है। ओके, यहां पर ज्वालामुखी होगा, नारकोंडम ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, चलिए शांत दरार, अब ये कहें भाई सो गए, इसका मतलब इनके बारे में ना बताएं, नहीं, इनके बारे में भी जान लीजिए। किलीमंजारो तंजानिया में देखने को मिलेगा, पोपा ज्वालामुखी म्यांमार में है, देमबंद ईरान में है, एकांकागुआ अर्जेंटीना में है, और चिम्बारोजा इक्वाडोर में है। ओके, चलिए अब ज्वालामुखी के प्रकार के बारे में, जैसा कि अभी मैंने आपको बता दिया था कि जब कभी अम्लीय या गाढ़ा मैग्मा सतह की ओर आते हैं तो केंद्रीय विस्फोटक, अभी मैंने आपको वहां पर बता दिया था डायग्राम बना करके, ग्रेनाइट, क्रायोलाइट, डायोराइट, एंडेसाइट, मैंने इसको कैसे पढ़ाया था, नाइट लाइट, राइट साइट, गैब्रो बेसाल्ट, पेरिडोटाइट। कुछ याद आया, पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, वहां आप समझ जाएंगे। इन चट्टानों से निर्मित संरचना के रूप में ज्वालामुखी शंकु का निर्माण हो रहा था, क्योंकि गाढ़ा है तो तुरंत ये ज्यादा दूर तक फैल ही नहीं पाते हैं, तो निकले जमते रहते, निकले जमते रहते हैं, निकले जमते रहते हैं,
तो ये शंकु का रूप धारण कर रहे हैं। और क्षारीय या कम गाढ़ा मैग्मा शांत दरार ज्वालामुखी के आने का कारण होता है। अभी मैंने बताया था, जिससे बेसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना के रूप में महासागरीय क्रस्ट या ज्वालामुखी, इसमें पठारों का ही निर्माण हो रहा होता है। कुछ ऐसे ज्यादा दूर तक फैल जाते हैं ना, निकलते ही पतले होते हैं भाई, तो ये पठारों का निर्माण कर रहे होते हैं। तो ये है ज्वालामुखी शंकु के बारे में, ज्वालामुखी पठार के बारे में। वो उनके गाढ़ापन और उनके जो कम गाढ़ेपन की वजह से ये डिक्लेयर हो रहे होते हैं। और ये किससे डिक्लेयर हो रहते हैं? मैग्मा में सिलिका की मात्रा से डिक्लेयर हो रहे होते हैं। ओके, चलिए आगे हम जानते हैं अंतः प्लेट ज्वालामुखी। अभी मैंने आपको डिटेल में बता दिया था कि कैसे ज्वालामुखी रेखा बनती है, ज्वालामुखी गुच्छे का निर्माण होता है, वही यहां पर आपको डेफिनेशन के रूप में लिखा गया है। ओके, और महाद्वीपीय प्लेटों की अपेक्षा महासागरीय प्लेटों की मोटाई कम होने के कारण, वही चीज मोटाई कम होती है ना, घनत्व का असर पड़ रहा होता है, तो उसकी वजह से कैसे क्षेपण सबडक्शन हो रहा होता है, वो चीज यहां पर आपको बताई गई है। ओके, तो आज बस यहीं तक। नेक्स्ट में हम उसके अन्य स्थलाकृतियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिएगा, लगे रहिएगा हमारे इस चैनल के साथ। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, प्लीज बेल आइकन को क्लिक करिए और हमारे उत्साह को बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत।